नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं बैठक। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बड़ा एक्शन प्लान रखा देश के सामने। श्री राम मंदिर कथित दान घोटाला मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। एफआईआर में नामजद सभी 8 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन दौरे पर। ब्रिटिश समकक्षों के साथ की अगले महीने दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 235 हुई। हजारों लोग जख्मी। दुनिया ने बढ़ाए मदद के हाथ। बचाव एवं राहत कार्य जारी। और खेल की खबरों में भारत और आयरलैंड के बीच आज पहला T20 मुकाबला। पहली बार T20 कप्तान के रूप में उतरेंगे श्रेयस अय्यर। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सभी की निगाहें। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। नशा मुक्त भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए आज देश की राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में 10वीं शीर्ष स्तरीय NCORD नार्को समन्वय केंद्र बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बड़ा एक्शन प्लान देश के सामने रखा है। बैठक में अलग अलग मंत्रालयों के प्रतिनिधि और राज्य के अधिकारी शामिल हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस है और इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ड्रग्स के खिलाफ हमारी राष्ट्रीय लड़ाई में शामिल सभी योद्धाओं को मेरी शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। इसके तहत नार्को कार्टेल्स को सख्ती से खत्म किया गया है और प्रभावित लोगों का उचित देखभाल और सहानुभूति के साथ इलाज किया गया है। ये दिन हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग्स से बचाने के हमारे संकल्प को और मजबूत करे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के आधिकारिक संकल्प के तहत 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी और इस वर्ष की थीम में रोकथाम पर निवेश करने पर जोर देते हुए नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया जा रहा है। आखिर क्यों जरूरी है ये दिन, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। स्वास्थ्य, प्रगति और कल्याण की ओर अग्रसर इस विश्व में मादक पदार्थों का दुरुपयोग आज भी मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस, जिसे विश्व ड्रग्स दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हमें ये स्मरण कराता है कि नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्तियों, परिवारों और पूरे समाज पर कितना विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। ये दिवस सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है तथा विश्व भर की सरकारों, संगठनों और नागरिकों को नशे की लत की रोकथाम, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने और नशे से उबरने की राह पर चल रहे लोगों को सहयोग प्रदान करने के लिए एकजुट होने का संदेश देता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस की स्थापना 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। महासभा ने 26 जून को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की ताकि मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ किया जा सके। तब से विश्व भर के देश इस दिन को जागरूकता फैलाने, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और नशा मुक्त समाज के निर्माण के संकल्प के साथ मनाते आ रहे हैं। ये तिथि एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त विश्व के निर्माण के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आपको बता दें कि भारत ने मादक पदार्थों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसमें कठोर कानून प्रवर्तन के साथ साथ जागरूकता और पुनर्वास को भी समान महत्व दिया गया है। वर्ष 2024 में विभिन्न एजेंसियों ने लगभग 25,330 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए, 1.17 लाख किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट किया तथा समुद्री अभियानों के दौरान 4,100 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए।
इसके साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त केंद्रों और परामर्श सेवाओं के माध्यम से लोगों को नशे की लत से बाहर निकलने और एक नया जीवन शुरू करने में सहायता प्रदान की जा रही है। मादक पदार्थों का दुरुपयोग केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सौहार्द पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। नशे की लत जीवन को बर्बाद कर सकती है, समुदायों को कमजोर कर सकती है और राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए विशेष रूप से युवाओं को इसके प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे ही हमारे समाज और राष्ट्र का भविष्य है। इस विश्व ड्रग दिवस पर आइए हम सभी ये संकल्प लें कि हम जागरूक रहेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, जरूरतमंद लोगों का सहयोग करेंगे और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देंगे। जागरूकता, संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम एक स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद सभी नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड लेने के लिए उन्हें फैजाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने यह भी बताया कि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर श्री राम जन्मभूमि थाने में बृहस्पतिवार को रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव तथा मनीष कुमार यादव नामक व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि विशेष जांच दल की ओर से 23 जून को सरकार को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में कठोर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। सूत्रों के अनुसार चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न आरोपों में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने विशेष जांच का अनुरोध किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रकरण की जांच के लिए 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्तीय विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एसआईटी का निष्पक्ष जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही संतों ने मांग की है कि एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे भविष्य में राम भक्तों के दान के साथ किसी तरह की अनियमितता दोबारा ना हो। के सदस्य श्री राम कृष्ण जी के द्वारा जो है तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें 8 लोग हैं। सुन रहा हूँ कि उसमें कुछ अज्ञात लोग भी हैं। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब निष्पक्ष जांच होगी और जांच के बाद और भी इसमें विषय बिंदु छन के आएगा और भी जो दोषी पाए जाएंगे सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि किसी प्रकार का कोई दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वह जो भी दोषी होगा। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है और भरोसा है कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। राम मंदिर दान घोटाले में आधा दर्जन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये प्रशासन और सरकार दोनों की कमी थी जो इतना विलम्ब से हुआ है, लेकिन विलम्ब ही सही, जागे तो प्राथमिकी दर्ज हुई और जो एसआईटी का रिपोर्ट गया है, हमको लगता है उसी के आधार पर ये लोग दोषी सिद्ध हुए हैं और इसीलिए इनके ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया था और उसी के अनुरूप कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। भगवान राम का मंदिर और भगवान राम का सामान जो भी गायब हुआ था, उसके लिए जो है सारी टीम आई थी, उसने भी जांच किया और मुख्यमंत्री जी का आदेश रहा। मुख्यमंत्री जी का आदेश इतना बेहतर रहा कि आज इस पर कार्रवाई हुई, लोगों से पूछताछ हो रही है, मुकदमा कायम हुआ। हमें इस बात की खुशी है कि भगवान का सामान जो गायब हुआ है वो मिलेगा, इस बात की हमें खुशी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि लोग जो है जिन्होंने गलत किया है वो उनको सामने लाया जाएगा। अभी जो है कुछ लोग अज्ञात हैं,
और जो है जांच हो रही है। जो लोग जांच के दायरे में आएंगे, जिन्होंने गलत किया, वो पकड़े जाएंगे। इस बात की हमें खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश शर्मा ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होने पर कहा कि विपक्ष के पास केवल आरोप लगाने का काम है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उससे पहले ही एसआईटी का निर्माण हुआ है, एफआईआर दर्ज की गई है और 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इससे ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई हो नहीं सकती। विपक्ष जो कह रहा है उससे पहले ही आज खुद ट्रस्ट ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है, एसआईटी का गठन हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या चाहते हो आप? कड़ाई से पूछताछ हो रही है, जो कठोरतम धाराएं हो सकती हैं वो लगाई गई हैं। आगे भी और जो पूछताछ में सबूत मिलेंगे, जिनके बारे में मिलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तरीके से अभियान चला है। ये सारा विपक्ष एक ही काम है, शुरू से श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से लेकर उसके निर्माण से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लेकर और आज तक निशाने पर केवल और केवल राम जन्मभूमि मंदिर और जो सनातनी मंदिर हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उन पर आघात रहा है। बुधवार को कोलकाता के तारातला बिल्डिंग हादसे ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अभी फिलहाल बढ़कर 15 हो चुकी है। गुरुवार रात को मलबे से 3 और शव बरामद कर उन्हें एसएसकेएम अस्पताल लाया गया। इनमें से एक की पहचान श्यामनगर निवासी 53 वर्षीय स्वप्न मंडल के रूप में हुई है। वो बुधवार को पहली बार तारातला में काम करने आए थे। बाकी 2 शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो वहीं ट्रॉमा केयर में इलाज के दौरान बिहार के मुंगेर निवासी मनु कुमार की मौत हो गई। गुरुवार रात को उनका ऑपरेशन किया गया था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश पांडे की अध्यक्षता वाली इस समिति में पुलिस प्रशासन और नगर निगम के आला अधिकारियों के साथ साथ आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। सरकार ने समिति को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच सिर्फ घटना के कारणों तक सीमित न रहे, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए एक ठोस थर्ड पार्टी ऑडिट तंत्र भी तैयार किया जाए। समिति को अपनी रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर सरकार को सौंपनी होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़ी आतंकी साजिश मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट असम की गुवाहाटी की एनआईए विशेष अदालत में दाखिल की गई है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आरोप लगाए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी इमाम महमूदेर काफिला नामक संगठन से जुड़े थे, जो जेएमबी का एक ऑफशूट संगठन बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में आतंकी विचारधारा का विस्तार करना था। एजेंसी ने यह भी बताया कि इस साजिश में उग्रवादी विचारधारा का प्रचार, युवाओं का कथित ब्रेन वॉश और संगठन के नेटवर्क का विस्तार शामिल था। जांच में यह भी सामने आया कि आईएमके का गठन जेएमबी के वरिष्ठ सदस्य इमाम महमूद हबीबुल्लाह ने किया था। आरोपियों ने गुप्त बैठकों, धार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, उग्रवादी साहित्य के वितरण और डिजिटल माध्यमों के जरिए भारत विरोधी प्रचार में भाग लिया। इस पूरे मामले में 2 प्रमुख आरोपियों की भी पहचान हुई। नसीमुद्दीन, जो असम में आईएमके की गतिविधियों का संचालन कर रहा था, और जगीर मियां, जो त्रिपुरा में संगठन का नेतृत्व कर रहा था। जांच के दौरान एनआईए को कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी मिले हैं, जिन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन की सेशल्स की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये यात्रा सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री इस दौरान सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान और इसी बीच सीधा रुख करते विज्ञान भवन का, जहां पर 10वीं शीर्ष स्तरीय एनसीईआरटी की बैठक में अमित शाह का संबोधन। सचिव आंतरिक सुरक्षा श्री आनंद स्वरूप जी, श्री अनुराग गर्ग, महानिदेशक एनसीबी, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिवगण, विभिन्न एजेंसियों के प्रमुखगण, भारत सरकार और अनेक राज्यों के उपस्थित डीजीगण तथा आभासी रूप से उपस्थित राज्यों में नारकोटिक्स कंट्रोल के काम में लगे हुए सभी राज्य सरकार के अधिकारियों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, आज 26 जून हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम यहां आने वाली नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई का रोड मैप तय करने के लिए बैठे हैं, परंतु आज 26 जून बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्मदिन भी है। बंकिम बाबू ने देश की गुलामी के कालखंड में सतत देश के सामूहिक आत्मविश्वास का जो हास होता था, इसके पुनर्जागरण के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने वंदे मातरम की रचना की। वंदे मातरम का गान देश की सांस्कृतिक चेतना का एक प्रकार से देशभक्ति के साथ चित्रण करने वाला गान बना। और जब आजादी की लड़ाई चरम पर पहुंची, तब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का मुख्य नारा ही वंदे मातरम बन गया। इतिहास गवाह है कि देश के कई शहरों में, कई जेलों में फांसी के फंदे को चूमकर आजादी के दीवाने जब फांसी के मंच पर चढ़ जाते थे, हंसते हंसते उनके मुख से निकला हुआ अंतिम शब्द वंदे मातरम होता था। तो हम सब भारतीयों के लिए वंदे मातरम एक नारा नहीं है, वंदे मातरम एक गीत नहीं है, वंदे मातरम आजादी प्राप्त करने का आंदोलन का परिचय कराने वाला गीत भी नहीं है। वंदे मातरम भारत के पुनर्निर्माण का एक मंत्र है और भारत माता को फिर से एक बार विश्व भर में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने वाला एक जरिया भी है। मैं आज के दिन बंकिम बाबू को हृदयपूर्वक विनम्रता से नमन कर याद करना चाहता हूं। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी का निरोध दिन के रूप में भी मनाया जाता है। और उसी दिन आज हम 10वीं एनकोड बैठक के रूप में यहां एकत्रित आए हैं। मैं आज सभी देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को, चीफ सेक्रेटरियों को और यहां उपस्थित सभी सचिवों को ये कहना चाहता हूं कि संयोग का विषय है कि आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है
कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए। ये लड़ाई कोई एक विभाग, कोई एक राज्य, कोई एक सरकार, कोई एक व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता। इसके लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा और सभी सरकारों में सभी विभागों को एक मंच पर आना होगा। जनता को गाइड करने वाले, प्रेरित करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, देश का भविष्य तय करने वाले युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं। मित्रों, किसी भी समस्या का समाधान अगर हम चाहते हैं तो मेरा मानना है कि सबसे पहले समस्या का स्वभाव जानना पड़ता है। समस्या का स्वभाव जाने बगैर इसके लिए बनाए गए उपाय हमेशा कारगर नहीं होते हैं और इस प्रकार की कठिन समस्या का समाधान अगर हम चाहते हैं तो उसके स्वभाव को हमने जानना पड़ेगा। मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों की रक्षा और हमारी युवा पीढ़ी के माध्यम से देश के भविष्य के साथ जुड़ी हुई समस्या है। इसलिए हमारे पास इस पर विजय प्राप्त करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। एक ही रास्ता है कि समस्या पर संपूर्ण विजय प्राप्त करना ये भारत के सभी राज्यों का एक सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें। दुर्भाग्य की बात है मगर है, अटल जी कहा ऐसा करते थे कि भूगोल नहीं बदल सकते हैं। हम डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट के बीच में हैं और ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामान्य नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया सामूहिक और संगठित होनी चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी और रूथलेस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी जाकर हम ये समस्या के खिलाफ विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं रूथलेस अप्रोच करता हूं, कई मित्र मेरी बात का गलत अर्थ निकालते हैं। हमें ड्रग के व्यापार करने वालों के प्रति रूथलेस अप्रोच रखना है और ड्रग के विक्टिम जो है, जिनको आदत लग गई है, उनके प्रति सिंपैथेटिक अप्रोच रखना है। हमारी सद्भावना ही वो बच्चों को फिर से सामान्य जीवन के साथ जोड़ सकती है। उनको अंगुली पकड़कर हमने सही रास्ते पर ले जाने का काम करना पड़ेगा। आज जो एनसीबी द्वारा प्रेजेंटेशन किया गया, मुझे याद है, मैं
श्री अनुराग घर को हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने सभी राज्यों से, सभी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट से अनेक मीटिंग कर गृह सचिव और गृह मंत्रालय के साथ अनेक मीटिंगें कर ये प्रस्तुतिकरण को तैयार किया है। ये प्रस्तुतिकरण को मैंने भी बहुत बारीकी से देखा है। बहुत स्पष्ट 4 स्तंभों के अंदर हमारी लड़ाई को व्याख्यायित किया गया है। हर स्तंभ के अंदर उसके उपस्तंभ तय किए गए हैं और हर एक उपस्तंभ के अंदर लक्ष्य और ये लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि को भी चिन्हित कर दिया गया है। तो अब किसी भी स्तर पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी 1 साल के बाद ये सारी योजना को हम पुनर्निरीक्षण करेंगे और रीडिफाइन कर अंतिम 2 साल की लड़ाई के लिए हम आगे बढ़ेंगे। परंतु 1 साल तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का हमारा ये रोड मैप फाइनल है, इसमें किसी ने कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए और एक प्रकार से यही रास्ते पर हम आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, आज ड्रग विनिष्टीकरण पखवाड़ा का ई शुभारंभ भी हुआ है। मैं क्वांटिटी और रुपयों में जाना नहीं चाहता, मगर एक ही दिन में आज 12,525 करोड़ की ड्रग को जलाया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया है। मेरा आग्रह है कि सभी लोगों ने एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट को ध्यान से इसलिए पढ़ना चाहिए कि आने वाले 1 साल में एक भी आंकड़ा इससे नीचे ना आए, कई गुना बढ़कर अगले रिपोर्ट के अंदर प्रसिद्ध हो। और नशा मुक्त भारत 29 के रोड मैप का विजन डॉक्यूमेंट जो मैंने कहा, वो भी आज हमने यहाँ से सार्वजनिक किया है। एनसीबी के जोनल ऑफिस गुवाहाटी का ई लोकार्पण, एनसीबी के जोनल ऑफिस जम्मू का ई लोकार्पण भी किया गया है। मित्रों, मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि बैठकों की संख्या देखकर संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। बैठकों का आउटकम क्या है, परिणाम क्या निकला है, वो देखकर हमने संतुष्टि करनी चाहिए। तो 9वीं और 10वीं एनकोड की बैठक के बीच में हमने ढेर सारा काम किया है और मैं सभी राज्यों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुखों का। इसलिए क्योंकि मैंने अपील की थी कि सबसे कारगर अगर कोई काम कर सकता है तो जिला स्तर की एनकोड बैठकें कर सकती है। और आज 15,876 बैठक हम जिला स्तर की कर चुके हैं, राज्य स्तर की 266 बैठक कर चुके हैं, एग्जीक्यूटिव स्तर पर 7 बैठक कर चुके हैं और एपेक्स स्तर पर ये 10वीं बैठक आज हम करने जा रहे हैं। ये लगातार सातत्यपूर्ण प्रयास ही हमें विजय की ओर ले जा सकता है, हमें विजय प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। तो इसको और मजबूती से हमें आगे बढ़ाना है। अब मेरा आग्रह है सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से और पुलिस प्रमुखों से कि ये बैठकों को परिणाम लक्षी करने के लिए भी अब हम आगे बढ़ें। बैठकों की संख्या करीब हमारी अपेक्षाकृत हो रही है, परंतु बैठक परिणाम लक्षी है क्या? बैठक में कुछ निर्णय लिए जाते हैं क्या? सिर्फ रिपोर्टिंग तो नहीं होता है। आगे की बैठक में लिए गए निर्णय कोई मीमांसा होती है क्या? इसकी कठोर विवेचना होती है क्या? ये बैठक को परिणाम लक्षी करने की दिशा में मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर से प्रयास ही हमें सफल कर सकता है। मुख्य सचिव महोदय, राज्यों के सभी विभागों के सचिव और राज्य के पुलिस प्रमुख अगर बैठक को परिणाम लक्षी बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इतनी बैठकें बहुत पर्याप्त है, परिणाम लक्षी अगर बैठक होती है तो। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा है और इसके साथ नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भी उन्होंने तय कर हमें दे दिया है। हम सब का दायित्व बनता है कि पवित्र लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हम आगे बढ़ें।
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोड मैप है वो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस, जो प्रमुख स्तंभ है। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर देना। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी। डिमांड और हार्म रिडक्शन की अभियान समाज, शिक्षा और पुनर्वसन के माध्यम से हमारे शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने इसको आगे बढ़ाना होगा। और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग, जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए, समन्वयित बनाने के लिए और जवाबदेह बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है। ये रोड मैप एक प्रकार से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को विचार कर बनाया गया है। इसमें भारत के हर नागरिक का रोल एक प्रकार से समाहित कर दिया गया है, मगर नागरिक को प्रेरित करने का काम, उसको प्रेरणा देने का काम मुझे लगता है सभी राज्य सरकार और भारत सरकार के सभी विभागों के सचिवों को करना पड़ेगा, तब जाकर हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, 20 से ज्यादा अधिक मंत्रालय और एजेंसियों की भूमिका को यहां स्पष्ट कर दिया गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखा गया है। और मेरा मानना है कि इससे ज्यादा जो करना है वो सब कर ही सकते हैं, मगर इतना कम से कम करे, इतना मेरा विनती है। क्योंकि सबसे चर्चा कर ये रोड मैप बनाया गया है, तो इस रोड मैप की सफलता और लक्ष्यों की सिद्धियों की, समय पर सिद्धियों की जिम्मेदारी भी हम सबकी साझी है और उसकी निगरानी की भी व्यवस्था तय की गई है। इसमें भी मैं सभी विभाग के मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विभागों के सचिव और राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी का सहयोग गृह मंत्रालय की ओर से मांगता हूं। मित्रों, हमने ये रोड मैप को एक अलग दृष्टिकोण से देखे तो ये लड़ाई के 3 शब्द में वर्णन किया जा सकता है। एक डिटेक्ट, दूसरा डिसरप्ट और तीसरा डिस्ट्रॉय। हमने सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों में ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से भी पूरे तंत्र को, तीनों प्रकार के तंत्र को, विदेश से देश में ड्रग पहुंचाने वाले, देश में पहुंचकर उसको राज्यों तक पहुंचाने वाले और राज्यों से उसको उपयोगकर्ता तक पहुंचाने वाले, तीनों प्रकार के कार्टेल को नष्ट करने के लिए हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। डार्क वेब मॉनिटरिंग, हवाला, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, जहाज और एयरपोर्ट का, मतलब पोर्ट और एयरपोर्ट का उपयोग, वहां पर हमने बहुत क्षमता के साथ हमारी आर्थिक विभाग की, अर्थ फाइनेंस की सारी एजेंसियों ने इस पर समन्वित तरीके से काम कर एक साझा कार्यक्रम तैयार करना पड़ेगा और जब्ती डेटा के आधार पर सबने क्राइम मैपिंग कर इसको हर 3 माह में रिव्यू करना पड़ेगा। जब मैं डिसरप्ट कहता हूं तो उनके सोर्स, ट्रांजिट, फाइनेंस और लीडरशिप हर लेवल पर हमने कानून के तहत आघात करना पड़ेगा। अवैध फसलों को नष्ट करने के लिए एक अभियान हमने उठाना पड़ेगा और लैब, जो बहुत अच्छा काम हुआ है, 37 लैबों को हमने नष्ट किया है, मगर ये अभियान को हम रोक नहीं सकते। हमें मालूम है कि देश भर में कौन से राज्य में कहां केमिकल जोन है। बहुत छोटे कंस्ट्रक्शन एरिया में लैब बना दी जाती है और ऊपर कोई मुखौटा होता है, तो एजेंसियों ने भी उसको ढूंढने का एक अपना तंत्र विकसित करना पड़ेगा और उसको कठोरता के साथ हमने नष्ट करना पड़ेगा।
कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन जो नई पद्धति के इन्होंने ढूंढे हैं, इसका भी हमने उपाय भी ढूंढना पड़ेगा और ये उपाय को सतत परिवर्तनशील करते हुए मॉनिटरिंग कर कर इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना पड़ेगा। पीएमएलए और ईडी के माध्यम से इसके फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को भी हमने बहुत रूथलेसली करना पड़ेगा और ये सब मिलकर उनके नेटवर्क को छिन्न विछिन्न करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक बार नेटवर्क छिन्न विछिन्न होता है तो हमारी लड़ाई जीतने के रास्ता बहुत आगे तक हम कर लेंगे। और तीसरा है डिस्ट्रॉय, नेटवर्क को दोबारा खड़ा न हो इस तरह से रूथलेसली समाप्त करना है। जो पकड़ा गया, जो किंग पिंग है, ये छूटना नहीं चाहिए और सभी प्रावधान है हमारे कानूनों के अंदर। इसके लिए हमारी प्रोसिक्यूशन की सिस्टम को हमने मजबूत करना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक ट्रायल के लिए हमने दबाव बनाना पड़ेगा। उच्च सजा का दर सिद्ध करने के लक्ष्य तय करने पड़ेंगे। डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन, इसके माध्यम से हमने सप्लाई साइड को कम कर कर भी इनको डिस्ट्रॉय करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये तीन शब्द जो है, डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय, ये तीन शब्द के आधार पर ये पूरे रोड मैप की रचना की गई है। इसमें अनेक बिंदु हैं, अनेक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, मगर रोड मैप की महत्वपूर्ण बात है एक भी लक्ष्य अपनी तिथि तय किए बगैर का नहीं है। तो हमारा दायित्व है 3 साल के मासिक लक्ष्यों में इसको हम विभाजित कर दें और हम सब मिलकर ये लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ें। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने, वित्त विभाग जिसकी जिम्मेदारी है, कानून जिसके अंतर्गत बना है, और गृह विभाग जो जमीन पर इसको थाने तक ले जाने में क्रियान्वयन की भूमिका अपनाते हैं, और सभी राज्य की पुलिस, हमने मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति को जमीन पर उतारने के लिए सामूहिक रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक यह व्यापार के स्वरूप को हम नहीं समझते हैं, ये नए नए रूप में उभरता रहेगा। इसलिए बड़े एनडीपीएस के मामले में वित्तीय जांच को राज्य के पुलिस प्रमुखों ने कंपलसरी करना पड़ेगा। प्रोसीड ऑफ क्राइम पहचान, फ्रीज करना, सीज करना और उसको जेल के बाहर न आने देना, वहां तक की पूरी प्रक्रिया एविडेंस बेस्ड और आधुनिक तकनीक से लैस करनी पड़ेगी। और प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत सारा कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत भी मुझे दिखाई पड़ती है। गृह मंत्रालय ने सभी हाईकोर्टों के साथ भी इसको टेकअप किया है कि इसके स्पेशल कोर्ट्स बने, कोर्ट्स के न्यायमूर्ति की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो और सजा करने के लिए डे टू डे बेस पर केस चलाने के लिए जो बड़े केस है इसको प्रायोरिटी दिया जाए। ये भी हम कर रहे हैं, मगर जब तक रियल टाइम शेयरिंग सुनिश्चित नहीं करते हैं, फॉलो द मनी ट्रेल, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो रियल टाइम शेयरिंग बहुत सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए एनसीबी ने अनेक पोर्टल बनाए हैं। मेरा आग्रह है कि पोर्टलों में आपके राज्यों में हुए सभी गुनाह को, सभी क्राइम को एक बार अपलोड करने का काम करिए। तो एनसीबी के माध्यम से हम इसका रिव्यू यहाँ पर कर आपको फीडबैक भी दे सकते हैं और हमारे सुझाव भी भेज सकते हैं। सबकी भूमिका इसमें बहुत स्पष्ट है। राजस्व विभाग एनडीपीएस एक्ट का सुधार करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसमें मैं राजस्व विभाग को अपील करना चाहूँगा कि एक बार सभी राज्यों की एजेंसियों से भी सुझाव प्राप्त कर और बाद में इसका संपूर्ण समाहित कर हमने आगे बढ़ना चाहिए। प्रीकर्सर और साइकोट्रोपिक पदार्थ, इसके शेड्यूलिंग को भी हमें एक बार रीलुक करना पड़ेगा। नार्को फाइनेंस के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को नशा मुक्त भारत अभियान और जन जागरूकता अभियान, सामुदायिक सहभागिता
और उपचार पुनर्वास सेवाओं का विस्तार, ये एक बड़ी मात्रा में करना पड़ेगा, तभी हम डिमांड को रिड्यूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ड्रग को प्रिस्क्राइब करने में कुछ नॉर्म्स हमने तय करने पड़ेंगे। फार्मास्यूटिकल डाइवर्जन और ऑनलाइन फार्मेसीज की निगरानी को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुनिश्चित करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्रालय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, ये दोनों विभागों ने ड्रग फ्री कैंपस का फ्रेमवर्क एडॉप्ट करना पड़ेगा। शुरुआत में इसको धीरे धीरे सबकी सहमति से एक कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अभिभावकों की जागरूकता, शिक्षकों की जागरूकता ये भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जिससे कोई भी बच्चा ये लत में फंसता है तो वो अभिभावक ही रिपोर्ट कर दे, वो शिक्षक ही रिपोर्ट कर दे और समय पर हम उसको वापस लाने का प्रयास किया जाए। 500 मीटर ड्रग फ्री जोन्स विकसित करने का जो लक्ष्य है उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है और पैनी नजर रखने की भी जरूरत है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आप खेल अवसंरचना बना ही रहे हो तो सर्वे में जो जिले ड्रग से ज्यादा प्रभावित आते हैं, इसकी प्रायोरिटी अगर वहां शिफ्ट करते हो तो ड्रग मुक्त जिले बनाने में हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। एनसीआरबी, एनएफएसयू, डीएफएसएस, I4C और नेटग्रिड, इस सब ने कार्टेल आइडेंटिफिकेशन के लिए अपने अपने स्तर पर बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। राज्यों से भी मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं, मैं जरूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले ANTF को फुल टाइम बनाया जाए, डेडिकेटेड रिसोर्स, इक्विप और अकाउंटेबल यूनिट के रूप में इसको परिवर्तित करने के लिए राज्यों के पुलिस प्रमुख ने काम करना। मेरा विनम्र अनुरोध है सभी पुलिस प्रमुखों को कि ANTF में ज्यादा चार्ज वाले अफसर रखकर इनके कंसंट्रेशन को, उनके समय को विभाजित नहीं करना चाहिए। ANTF का काम अति महत्वपूर्ण काम है, वहां फुल टाइम ऑफिसर, सक्षम ऑफिसर को रखने का हमने प्रयास करना चाहिए। दूसरा, कॉमर्शियल क्वांटिटी के मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन तथा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का अहम हिस्सा होना चाहिए। इसके बगैर हम तंत्र नष्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ आंकड़े तो बढ़ा लेंगे, कुछ ज्यादा लोगों को पकड़ लेंगे, मगर उनके तंत्र को संपूर्णतः समाप्त करना है तो कॉमर्शियल क्वांटिटी के मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का इन्वेस्टिगेशन ये कंपलसरी करना चाहिए। तीसरा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एंड कोर्ट की बैठकों को, जैसे मैंने पहले कहा, आउटपुट ओरिएंटेड बनानी चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। चौथा, स्ट्रॉन्ग चार्जशीट और इसमें कंसल्टेंट भी जरूरत पड़े तो रखने चाहिए। इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखने की दिशा में आगे चलना चाहिए और एक्सक्लूसिव NDPS कोर्ट के लिए राज्य के पुलिस प्रमुख गृह विभाग के माध्यम से हाई कोर्ट को अप्रोच कर आगे बढ़े। पांचवा, डिमांड रिडक्शन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, अवेयरनेस और अभिभावकों की जागृति, प्राध्यापकों और शिक्षकों की जागृति। इस दिशा में भी राज्य ने अब हर विभाग में एक नोडल ऑफिसर तय करना चाहिए। यहाँ जो भारत सरकार के सचिव महोदय बैठे हैं उनको भी मैं विनंती करना चाहता हूँ कि आप आपके विभाग में अगर है तो ठीक है, मगर ड्रग के ये रोड मैप के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नोडल ऑफिसर अगर नियुक्त करते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी प्रायोरिटी भी तय हो जाएगी और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आउटपुट भी हमें अच्छा मिलेगा। छठा, CBI के माध्यम से हमने भगौड़ों को वापस लाने का एक अभियान शुरू किया है। लगभग 1.5 साल हुआ, बहुत अच्छी सफलता मिली है। NCB तो ये काम कर ही रही है, मगर मेरी राज्य सरकारों को भी अनुरोध है कि जो आपके यहाँ ड्रग का या गैंगस्टर का काम करने वाले लोग विदेश में छिप कर बैठे हैं, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना, CBI के तंत्र का उपयोग करना और फिर
एजेंसियों को कहकर उनको वापस लाने की प्रक्रिया करना। इस दिशा में हमने एक अलग तंत्र हर राज्य ने विकसित करना पड़ेगा डीजीपी ऑफिस के अंदर, तभी जाकर वो विदेश से जो कार्टेल चला रहे हैं वो आए। मैं सभी राज्य की पुलिसों को और विशेष कर सीबीआई और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, हमारी दोनों एजेंसियों को भी, कि बहुत बड़ी सफलता हमें इस 1.5 साल में मिली है। मगर इससे संतोष नहीं प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, हमें और आगे बढ़ना है। और मेरा सभी राज्यों से फिर से एक बार अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय इस एक्ट के बारे में पुनर्विचार कर रहा है, तो जितनी भी जरूरी बदलाव है एक साथ हो जाते हैं तो हमें फायदा होगा। सभी राज्यों के मुख्य सचिव महोदय और पुलिस प्रमुख वित्त मंत्रालय को और पुलिस प्रमुख गृह मंत्रालय को अपने एक्ट में सुधार के सुझाव भेज दे। ये बहुमूल्य सुझाव हमें सभी छिद्रों को भरने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। मित्रों, अंत में मेरा इतना ही कहना है कि एक बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैंने अभी एक वाक्य कहा कि परिणाम से कभी संतोष नहीं मानना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, परंतु परिणाम बहुत उत्साहजनक है ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको कुछ परिणाम बताना चाहता हूं मित्रों। 2004 से 14 तक सिंथेटिक ड्रग का जहां तक सवाल है, 26 लाख किलोग्राम ड्रग जब्त किए गए थे देश में 10 साल में, और 14 से 26 तक 1,18,00,000 किलोग्राम हमने जब्त किया है। ये बताता है कि हमारा अभियान सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम कर सकते हैं। और वो ड्रग का मूल्य 40,000 करोड़ था और ये जब्त ड्रग का मूल्य 1,84,000 करोड़ रुपया है। बहुत बड़ा जंप हमने आगे बढ़ाया है। डिस्पोज करने की मात्रा 4 से 14 में 3,26,000 किलो थी, अब 82,07,000 किलो ड्रग को हमने नष्ट कर दिया और इसका मूल्य 89,896 करोड़ रुपया है, जो पहले सिर्फ 8,000 करोड़ रुपया था। इसी प्रकार से अवैध खेती के विनिष्टीकरण को हम लगातार बढ़ाए गए हैं। 2020 में 10,000 एकड़ विनिष्ट किया था, 25 में हम 42,282 एकड़ अवैध खेती को विनिष्ट करने का काम किया है। और जो पकड़ के मामले हैं उसमें 1,73,000 केस 4 से 14 में हुए थे और गिरफ्तारियां 1,95,000 करीब 2 लाख लोगों की हुई थी। अब 8,75,000 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं और 10,97,000 मतलब 11 लाख लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। मित्रों, ये आंकड़े बताते हैं सब में 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 12 गुना वृद्धि हुई है। आंकड़े बताते हैं कि हम प्रयास करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। प्रयास को अब स्पेसिफिक भी कर दिया गया है, लक्ष्य केंद्रित भी कर दिया है, टाइम बाउंड भी किया है और सभी प्रकार के बिंदु जो ड्रग के खिलाफ लड़ाई के उपलब्ध है हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ये सभी बिंदुओं को समाहित कर ये रोड मैप बनाया गया है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि रोड मैप के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कृपया गृह मंत्रालय की मत समझिएगा। ये राज्य सरकारों के सहयोग के बगैर हो ही नहीं सकता। इतने बड़े देश में ये संभव ही नहीं है। तो राज्य सरकारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैंडेट भी एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का राज्य सरकारों के पास है। और गृह मंत्रालय भारत सरकार का जो प्रयास है उसमें भी अकेला गृह मंत्रालय नहीं कर सकता, सारे मंत्रालय मिलकर करेंगे, तभी हम एक सफलता के रास्ते पर द्रुत गति से आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इस लड़ाई के खिलाफ अपने हथियार डाल दिए हैं। इन्होंने मानवता के नाम पर अरेस्ट करने का काम बंद कर दिया है। अरेस्ट मानवता के कारण नहीं करें, इनकी जेलें भर गई है, जेलों की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए इन्होंने कानून में बदलाव करना है। हमारा सर्वे कुछ समय में आ जाएगा। मेरा सबसे आग्रह है
कि हम इस जंतर पर अगर एक साथ होकर लड़ते हैं, एक मुश्त होकर लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से विजय हमारी होगी, क्योंकि हमारा आशा ही शुभ है। और अंततोगता विजय तो शुभ आशय की ही होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 साल के अंदर हम भारत में ड्रग के नेटवर्क को समाप्त करने की दिशा में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये लड़ाई एक प्रकार से हमारी अनंत लड़ाई है, मगर आघात इतना बड़ा होगा ये 3 साल में कि ये लड़ाई को खड़ा होने में वर्षों लग जाएंगे, दशकों लग जाएंगे। ये 3 साल हम सब सामूहिक प्रयास से मेहनत करें, एक लक्ष्य को तय कर मेहनत करें, समय पालना के साथ लक्ष्य को तय करें और साझी रणनीति के साथ करें, तो विजय हमारी सुनिश्चित है। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी का नशा मुक्त भारत का लक्ष्य आप सभी को याद कराकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। और अंत में सभी का अब तक जो 2-3 साल में हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं कि बहुत अच्छे परिणाम हमें मिले हैं, मगर इससे संतुष्ट नहीं होना है। ये जो बेस बना है, बेस का उपयोग कर एक लंबी छलांग लगाने के लिए हमें आगे बढ़ना है और भारत को ड्रग मुक्त बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में जहां 10वीं शीर्ष स्तरीय एनसीईआरटी की नार्को समन्वय केंद्र बैठक, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन रहा और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन जो है वो हम सभी के लिए बेहद अहम है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई का पूरा जो रोड मैप है वो तैयार कर रहे हैं और अगले 3 साल के लिए नशे के खिलाफ जो लड़ाई है वो हम सभी को मिलकर लड़नी है और इससे सिर्फ लड़ाई लड़नी नहीं है बल्कि इससे हम सभी को मिलकर जीतना भी है। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य तय करने वाले युवाओं को भी इस लड़ाई में जोड़ना होगा, जिससे कि वो भी इसमें शामिल हो, देश की मातृशक्ति जो है वो भी इसमें शामिल हो, उनको भी इस पूरी लड़ाई में हम सभी के साथ एक मंच पर आना होगा। साथ ही कहा कि समस्या का संपूर्ण विजय प्राप्त करना हम सभी का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। आज का दिन हम सभी के लिए बेहद अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए ये विजय जो है वो बेहद अहम है और अगले 3 साल के अंदर हमें इस पर जीत लेनी होगी। हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। ड्रग का जो इस्तेमाल करने वाले युवा हैं उनके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा। नशा मुक्त भारत 2029 का जो पूरा रोड मैप है वो हमने सार्वजनिक किया है, पूरा तैयार किया जा चुका है। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति इसमें शामिल है और साथ ही नशा मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करना हम सभी की जिम्मेदारी है और उत्पादन स्तर पर नशे को नष्ट करने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। तो ये तमाम बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आज के इस संबोधन में की। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। भारत समेत 35 देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भरोसेमंद और मजबूत सप्लाई चेन बनाने की अमेरिकी पहल पर हस्ताक्षर किए हैं। वॉशिंगटन में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका समिट में 35 देशों ने AI अवसर पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मुहर्रम के मौके पर ताजिया निकालने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल ताजिया बिजली की हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिससे करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना पिपलौदा थाना क्षेत्र के हतनारा गांव में बीती रात करीब 11:15 बजे हुई। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी वर्षा का अनुमान जताया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने बीती रात 660 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। ये हमला रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक बताया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये ड्रोन रूस की 1 दर्जन से अधिक अलग-अलग जगहों में नष्ट किए गए हैं, जिसमें राजधानी मॉस्को, क्रीमिया प्रायद्वीप, काला सागर और आज़ोव सागर शामिल है। जापान और स्वीडन